बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। 15 जिलों की 78 सीटों पर 2 करोड़ 35 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, कोविड-19 के बाद दिखेगी बदली हुई दुनिया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 2021 हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र किए जारी। 21 स्थानों की जगह 10 स्थानों से यात्रा की जा सकेगी शुरू। और अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार दिखेगा नारी शक्ति का प्रभाव। स्थानीय लोक नृत्य के माध्यम से राम की लीलाओं का करेंगे गुणगान। रामलीला में भी महिलाएं देंगी प्रस्तुति। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी है। राज्य की तिरहुत, सीमांचल और मिथिलांचल, कोसी के 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाता 110 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 1200 प्रत्याशियों के चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। संवेदनशील इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले और दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को हो चुका है। मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। और बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश और भाजपा को दोबारा चुनने का जनता ने अपना मन बना लिया है। नीतीश सरकार ने जो काम किए हैं उनके आधार पर जनता फैसला करेगी। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में बढ़े प्रदूषण के मामले में कहा कि सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि दीपावली पर पटाखे न जलाएं। बिहार में मतदाता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार बनाने का फैसला लिया है। और जिस प्रकार का माहौल समझ में आ रहा है कि एक बार फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वो जो कामों की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, अभी से सब मानते हैं कि कुछ काम हुए हैं और अभी जो होना बाकी है उनको पूरा करने के लिए फिर से नीतीश जी का बनना आवश्यक है। तो हमारा मानना है कि एक बार फिर से बिहार की जनता का बहुमत भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के साथ जाएगा। आने वाले समय चूँकि दीपावली का है तो दीपावली के अवसर पर भी ये प्रदूषण और बढ़ जाता है। हम व्यक्तिगत रूप से इस काम में जुड़ें और अपने आप को कोशिश करें कि इस प्रदूषण से कैसे अलग करने का। आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना का यह संकट काल दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर आया है। पोस्ट कोविड दुनिया बहुत अलग होने जा रही है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका तकनीक की होगी। कोरोना के ये संकट काल ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी की जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी
उतना ही जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। आज महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की जयंती है। ये बहुत ही शुभ अवसर है आज कॉन्वोकेशन का और इनके जन्मदिन के साथ जुड़ने का। मैं उनको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका उत्तम काम सदियों तक हम सबको, खासकर मेरे युवा वैज्ञानिक साथियों को प्रेरित करता रहेगा। आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही एक सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी है। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने सीवी रमन की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने कहा कि उनका उत्कृष्ट कार्य हमें लंबे समय तक प्रेरणा देता रहेगा। और आपको याद होगा कि साल 2014 में सत्ता में आते ही केंद्र की बीजेपी सरकार ने रिटायर सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के 2 सैनिकों की पेंशन राशि में बड़ा अंतर नहीं होगा, यह सुनिश्चित किया गया। इससे यह फायदा हुआ जो सैनिक 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं और जब रिटायर होंगे उन सभी को एक समान पेंशन मिलना तय हुआ। 7 नवंबर 2015 की तारीख उन हजारों पूर्व सैनिकों के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गई है, क्योंकि इसी दिन मोदी सरकार की तरफ से उन्हें वन रैंक वन पेंशन योजना का उपहार मिला था। वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई 45 साल पुरानी थी, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में सैनिकों की रैली में ये वादा किया कि हम आते ही OROP तय करेंगे और इसे लागू करेंगे। ये एक बहुत बड़ा वादा था, क्योंकि लगभग 12,000 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे इसमें, लेकिन उन्होंने किया। इस सरकार का ऐतिहासिक फैसला है और इस ऐतिहासिक फैसले ने जो 29 लाख जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको तो फायदा हुआ है। सबसे बड़ा जो फायदा है वो हमारे सेना के मोराल को बहुत ही ऊंचाई तक ले गया है। वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू होने से पहले पूर्व सैनिकों का पेंशन वेतन आयोग की सिफारिशों पर तय होता था जब वो सेवानिवृत्त होते थे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन के जरिए सैनिकों को सेवानिवृत्ति की उनकी तिथि की परवाह किए बिना सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक में एक समान पेंशन देने की व्यवस्था की गई। हमारे पूर्व सैनिकों को काफी फाइनेंशियल फायदा हुआ है और अभी जो सैनिकों की पेंशन बहुत कम आती थी, अब काफी सैनिक इस OROP के बाद में अपने को जो है फाइनेंशियली सिक्योर समझ रहे हैं। He promised and really he fulfilled his promise. Of course, I was the part of agitation also of OROP. It was one kind of honor given to those veterans who served before 30 years, 40 years to this country and for all of us.
विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों के साथ कई दौर की बातचीत और गहन चर्चा के बाद वन रैंक व वन पेंशन योजना लागू की गई। अब तक इस योजना के जरिए पूर्व सैनिकों अथवा उनके परिवार को पेंशन के तौर पर लगभग 10,795 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 20,60,000 से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचा है। वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू कर केंद्र सरकार ने न सिर्फ पूर्व सैनिकों का सपना पूरा किया, बल्कि सैनिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन के 5 साल पूरा होने पर ट्वीट किया। आज से 5 साल पहले देश ने हमारे महान सैनिकों की जो साहसपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उनकी भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। उन्होंने लिखा, 5 years ऑफ OROP एक महत्वपूर्ण अवसर है। दशकों तक भारत ने OROP का इंतजार किया था। मैं अपने सैनिकों को उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए सलाम करता हूं। और केंद्र सरकार की OROP योजना को 5 साल पूरे हो रहे हैं। रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस ट्वीट में लिखा गया है, OROP लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के 5 साल पूरे। OROP योजना के तहत 20,60,220 सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को 42,740 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई। OROP योजना के तहत सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान रैंक पर समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों को समान पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना के लागू होने के बाद रक्षा बलों के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 10,795 करोड़ रुपए बकाया राशि वितरित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा, OROP के तहत प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय करीब 7,123 करोड़ और 1 जुलाई 2014 से करीब 6 वर्षों में कुल आवर्ती व्यय 42,740 करोड़ रहा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 2021 हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि 2021 की हज यात्रा के लिए प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और देश में 21 जगहों के बजाय 10 जगहों से हज यात्री ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये हिफाजत के साथ इबादत करने की प्रक्रिया होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के निर्णय के बाद ही हम इस पर फैसला लेंगे। नकवी ने यह भी कहा कि पिछली बार 1.25 लाख लोग हज यात्रा पर जाने के लिए चुने गए थे। समाचार लगातार जारी हैं, रुक रहे हैं छोटे से विराम के लिए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना, तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बागपत में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
77.36 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो रहा है। इसके बन जाने से यमुना नदी में जाने वाला सीवेज और गंदा पानी रुकेगा। इस ट्रीटमेंट प्लांट में 7 नालों के प्रदूषित पानी को साफ किया जाएगा। इस ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 64 MLD है। लगभग 1400 गांवों के यमुना में बहने वाले पानी को भी बदला गया है। नदियों को साफ रखने के लिए सरकार का यह प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहा है। भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि नदियों की सफाई के कार्यक्रम में पैसे की कमी नहीं आएगी और नदियों को गंदगी मुक्त करना सरकार का लक्ष्य है। जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं, अगर हमको गंगा जो है इस देश के करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है, चाहे केरला का आदमी हो, कर्नाटक का आदमी हो, आंध्र प्रदेश का आदमी, सब आपको मिलेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, गंगा जाते हुए। लेकिन जिस हिसाब से गंगा प्रदूषित हो गई और पिछले लगभग 50 वर्षों में, उससे सभी लोगों को बड़ी चिंता थी कि जिस नदी को हम इतना पवित्र मानते हैं वो इतनी प्रदूषित हो गई कि लोग जो है नहाने की बात तो अलग है, आचमन करने की बात अलग है, उसमें लोगों ने पैर देना भी जो है उसमें जो है सकुचाने लगे। और इसीलिए अगर गंगा को हमको साफ करना है, उसकी सहायक नदियों को भी साफ करना पड़ेगा और इसे सहायक नदियों को साफ करना पड़ेगा। तो यमुना नदियों के किनारे जितने हमारे टाउन्स हैं, जितने हमारे गांव हैं, बहुत से ऐसे गांव थे, लगभग 1400 के आसपास ऐसे गांव थे जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए थे और उनका जो मलमूत्र था, उनका जो सीवेज हम कह सकते हैं, वो गंगा नदी के अंदर जाकर मिलता था। उनको सबको बदला गया है। जितने भी शहर और टाउन आए हैं, तो उनका जो पानी, सीवेज का पानी जो है वो ऐसे ही जो है गंगा नदी में या उसकी सहायक नदियों में जाकर नहीं पड़े, इसलिए वहाँ पर जो है STP लगाई गई हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने यमुना प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में औद्योगिक निवेश के साथ प्राधिकरण क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस वे और हाईवे के 1 किलोमीटर के दायरे में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जमीन अधिग्रहण जल्द ही शुरू हो जाएगा। यमुना प्राधिकरण मथुरा और आगरा में हेरिटेज कॉरिडोर विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 60% कार्य पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य तेजी से चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इन सभी एक्सप्रेसवे के किनारे कई बड़े शहर उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं, जहां औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी संभावनाएं हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जिस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे जो बड़ा चंक था वो आम्रपाली से संबंधित और JP1 से संबंधित था, लगभग 30-35 हज़ार उनके द्वारा थे और लगभग 25 हज़ार, लगभग 70 हज़ार मकान थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर वहाँ पर उन्होंने NBCC ने उसको टेक ओवर कर लिया। उन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया। आप लोगों की जानकारी में है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो NBCC बड़ी तेजी से उसको बना रही है और जल्दी लगभग वो 35 हज़ार मकान जिसमें वो आवंटित हो जाएंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने JPs के लिए डिसाइड किया था वो 70 जारी होंगे। और हमने फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्ट से संबंधित एक आदेश दिया है, उसको भी रिव्यू कर रहे हैं हम। और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमने पिछले दिनों दिसंबर में ये जारी किया था कि हम उन लोगों को इंटरेस्ट में किसी भी बिल्डर को मदद करने का डायरेक्टली उसके थ्रू ओरिजिनल प्लॉटी को जो बायर है उसको फ़ायदा मिले और उसके मकान जल्दी से कंप्लीट हों। तो प्रोसीजरल सिस्टम हम लोगों ने बहुत उसमें आसानी करी। जो कोविड काल में जो औद्योगिक आवंटन हुआ है, जिस प्रकार यहाँ अलग अलग 5 पार्कों की स्थापना हुई है, जो रोजगार के अवसर आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा देश के जो निवेश किया गया है उसकी पूरी सूचना, भविष्य के जो कार्यक्रम हैं, हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का वृंदावन को और टप्पल बाजना में लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब बनाने का, 2041 के मास्टर प्लान को डेवलप करने का, इन सब बारों में विस्तार से माननीय मंत्री जी से को अवगत कराया गया और उनसे अनुमोदन मांगा गया कि शासन स्तर पर इसका अनुमोदन कर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। फिल्म सिटी के परियोजना के बारे में बताया गया, एयरपोर्ट की परियोजना की अधिक स्थिति दी गई और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो की जल्दी से अनुमोदन मेट्रो रेल का हो जाए, यहाँ पर चलने के लिए उसमें अनुरोध किया गया। और रामनगरी अयोध्या में होने वाले चौथे दीपोत्सव का आयोजन नारी सशक्तिकरण पर आधारित होगा। 13 नवंबर को दीपोत्सव के आयोजन में सबसे पहले साकेत महाविद्यालय से रामायण के प्रसंगों पर आधारित 11 झांकियां निकाली जाएंगी। स्थानीय महिलाएं लोक नृत्य के माध्यम से समा बांधेंगी। इसके लिए 200 से अधिक महिलाएं सभी छात्रों के साथ नृत्य करते हुए सरयू घाट तक पहुंचेंगी। वहीं इस वर्ष राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के आयोजन में भी बड़ी संख्या में छात्राओं को वॉलंटियर के रूप में शामिल किया गया है। अयोध्या के राम कथा पार्क में छत्तीसगढ़ की
30 महिलाएं रामलीला का प्रसंग प्रस्तुत करेंगी, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी मौजूद रहेंगे। रामकथा पार्क तक हम लोग की झांकी लग रही है, हम लोग का फोक डांस है, मतलब कई जिलों से कई प्रकार के कलाकार आ रहे हैं, तो हम लोग का भी लगेगा, हम लोग उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। 40 लड़कियां मेहनत कर रहे हैं और रोज प्रैक्टिस करवाते हैं, और भी है ग्रुप, वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल की तरह इस बार भी जो है झांकियों का निर्माण किया जा रहा है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से, जिसमें 11 प्रसंग हैं भगवान श्री राम को लेकर, जिसमें पुत्रेष्ठी यज्ञ से शुरू होकर उनके राम दरबार तक की, राम राज्याभिषेक तक का जो है झांकी है, जिसमें आपकी कुछ फेरबदल किए गए हैं। जैसे कि कुछ झांकियां हैं जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर मनाई जा रही हैं, कुछ झांकियां हैं जो एक कानून व्यवस्था पे भी दिखाया जा रहा है। 24 घाटों पे लगभग 8000 सक्रिय वॉलंटियर्स, प्रति वॉलंटियर लगभग 75 दिए आएंगे जो उनको जलाने रहेंगे, और इफिशिएंसी के साथ, अपने कार्य क्षमता के साथ साथ वो प्रति व्यक्ति लगभग 75 दिए जला करके लगभग 6 लाख दिए प्रज्वलित करने का हमारा लक्ष्य है। हमारे साथ इस बार विश्वविद्यालय परिसर के लगभग 2500 छात्र छात्राओं के अलावा विभिन्न महाविद्यालयों के लगभग 15 महाविद्यालयों के छात्र छात्रा, 28 स्वयंसेवी संस्थाओं के छात्र छात्रा, जिनकी संख्या कुल लगभग 8000 हो रही है। 8000 सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ, सक्रिय वॉलंटियर्स के साथ, जिसमें 40% महिलाओं की भागीदारी है, जो महिला सशक्तिकरण का एक प्रबल उदाहरण है। लखनऊ में पिछले कई दिनों से धुंध और धुएं के मिश्रण से बन रहे स्मॉग के कारण प्रदूषण की मात्रा AQI के स्टैंडर्ड स्तर को पार कर गई है, जिससे लखनऊ में स्थिति गंभीर हो गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मौसम में बदलाव के साथ प्रदूषण को लेकर जारी चेतावनी सच साबित होने वाली है। दिल्ली में कहर बरपा रही दूषित हवा ने लखनऊ सहित कई शहरों के वातावरण को भी जहरीला बनाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि दिल्ली से आने वाली पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हवा धुंध और बढ़ाएगी, जिससे प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। पिछले वर्ष भी नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक रिकॉर्ड हुआ था, जो इस साल 400 को पार कर गया है। दरअसल बीते 2-3 दिन से राजधानी लखनऊ के तापमान में तेजी से गिरावट आई है, जिसके चलते सुबह की ओस की नमी वातावरण में मौजूद रहती है, जिससे प्रदूषक कण और रुककर स्मोक बनाते हैं। वायुमंडल में यही प्रदूषक कण इकट्ठा होते जा रहे हैं, जिससे हवा जहरीली होती जा रही है। सरकार की ओर से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत लोगों को जागरूक होने की ज्यादा है। प्रदूषण को लेके जो नगरायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो हम लोग नगर निगम स्तर पर कार्रवाई हो रही है, इसमें टैंकरों से पानी छिड़काव हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि जहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो कवर्ड हो और वहां भी पानी का छिड़काव प्रॉपर होता रहे। सारे सुपरवाइजर इंस्पेक्टर को निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोई कूड़े पे जलाता हुआ पाया जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, और इधर पिछले दिनों में 2-4 कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। शहर में प्रदूषण की स्थिति देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, जो उन्हें कोरोना के साथ प्रदूषण से भी बचाएगा। KGMU के डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता बताते हैं कि बुजुर्गों को सुबह टहलने से बचना चाहिए, क्योंकि सुबह हवा सघन होती है और इस दौरान प्रदूषित कण की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये कण फेफड़ों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। फाग गिर रहा है, फाग गिरने से जो पोल्यूशन है वो ऊपर नहीं जा पाता, फाग के नीचे रह जाता है। अब पोल्यूशन में मालूम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस रहते हैं तो जो सांस के द्वारा हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग्स में जा कर के ये जो लंग्स के एल्वेलाई होते हैं उनके अंदर कवरिंग बना लेते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो गवर्नमेंट को तो यह करना चाहिए कि जो दीपावली आने वाले समय में पटाखों को पूरी तरह प्रतिबंध कर देना चाहिए, वरना आदमी ऑलरेडी लंग्स का मरीज भयानक रूप से हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 15 दिन बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। तापमान में भी कमी आ रही है, ऐसे में प्रदूषण अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसे में और सावधानी बरतने की जरूरत है।
हिमांशु सोनकर, डीडी न्यूज, लखनऊ। दीपावली के अवसर पर चित्रकूट जिले का प्रजापति समाज मिट्टी के दिए और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाने और उसे अंतिम रूप देने में जुटा है। धर्मशास्त्रों में दीपावली के दिन मिट्टी के दिए जलाने और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। मिट्टी के दिए और गणेश लक्ष्मी स्थानीय बाजार के अलावा बांदा और मध्य प्रदेश स्थित सतना, कटनी, मैहर जिले के व्यापारी यहां से आकर ले जाते हैं। विकास और हरिचंद ने बताया कि इलेक्ट्रिक चौक से सामान जल्दी और अधिक मात्रा में तैयार हो जाता है, इससे आमदनी में वृद्धि हुई है। इन्हें त्योहारों में अच्छी आमदनी हो रही है। और आगे बढ़ते हैं। दिवलिया वगैरह जो चाक से संबंधित जो चीज़ें बनती सभी बनाते हैं। मूर्तियों का भी काम होता है थोड़ा बहुत। गणेश लक्ष्मी वगैरह, दिया है, कुल्हड़, प्याली, चाय वाले कप वगैरह वगैरह सभी बनते हैं। दीपावली के दिए बन रहे हैं और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी बन रही हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है पत्थर के चाक चलाने में। इलेक्ट्रॉनिक चाक में थोड़ा समय बच जाएगा, उसकी रफ्तार एक जैसी रहती है, उसमें काम ज़्यादा होगा, आमदनी भी बढ़ेगी हमारी। दिया का भी टाइम है मेरा, मैं दिया भी बनाता हूँ, मूर्ति भी बनाता हूँ हर प्रकार की। और मेरी सप्लाई है, अतर्रा है, बांदा है, सतना है, कटनी है और ये छोटे मोटे ग्रामीण गांव में भी जाता है माल। और मेरी सप्लाई भी अच्छी है। व्यापारी मेरे पास आते हैं, खुद यहाँ से ले जाते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। फ़ायदा है कि जैसे 100 बनते उसमें 200 बनेंगे, दुगना माल बनेगा, हम उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें पत्थर में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक वाला ये चाक मिल जाए। आवेदन दिया है बिजली इलेक्ट्रिक चाक वाले के लिए और हम चाहते हैं कि वो मिल जाए, तो उससे काम ज़्यादा सहल आएगा। जो काम 1 घंटे में होना है तो उसमें आधे घंटे में पर्याप्त हो सकता है। टाइम कम लगेगा, आमदनी ज़्यादा होगी। इसमें यह दिक्कत है कि जितनी एक बार चलाएंगे तो एक ही चीज़ बनेगा, चाहे हुंडा बना लें, चाहे प्याली बना लें, चाहे दूलिया बना लें, चाहे जो भी कुछ बनाएंगे, एक बार चलाने से एक ही बार बनेगा। और वो चाक में यह है कि चलाना नहीं पड़ेगा, तो वो टाइम पूरा बच जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत एटा जिले के हरसिंह गांव के युवा कुम्भकार पारंपरिक कार्य मिट्टी के दीपक बनाकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। हरसिंहपुर गांव के युवा कुम्भकार महेंद्र प्रजापति ने बताया कि प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल कैंपेन को ध्यान में रखते हुए हम युवा अपने पारंपरिक कार्य में जुट गए हैं। हमारी फैक्ट्री में लगभग 1 दर्जन लोग कार्य करते हैं जो कोरोना के चलते दिल्ली, गुजरात एवं अन्य राज्यों से वापस आए हैं। लोकल फॉर वोकल के चलते इस बार हमारा दीपक बनाने का कार्य दोगुना हुआ है। 21 मशीनों से 21 डिजाइनों के दीपक दीपावली के लिए बनाए जा रहे हैं। कई जनपदों से दीपक बनाने के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, लगभग सभी के ऑर्डर भेज दिए गए हैं। काम करने वाली सोनकली ने बताया कि हमें इस बार पहले की अपेक्षा अधिक रोजगार मिला है। पहले तो ज्यादा बन रहा हो, कहेंगे कि आप दिए जलवाना, मोमबत्ती मत जलाना। पहले कम चलते तो अब ज्यादा चल रहा। सांसद जी ये कहना चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस के अंतर्गत हम सभी लोग बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही है, इसमें हम सभी लोग रोजगार करते हैं। 10-15 लोग हम यहाँ पर काम करते हैं। 3-4 महीने हो गए, 5 महीने करीब हो गए यहाँ पर आए हुए हम लोगों। यहाँ का सही व्यवस्था हो रही है। इस बार बहुत अच्छा दीपक निकल रहा है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा माल उठ रहा। हम तो कोविड-19 के चक्कर में सोच रहे थे कि माल मेरा रखा रहेगा, बिकने को हमें उम्मीद नहीं लग रही थी। एनटीपीसी ऊंचाहार ने 45वें स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया है। प्रशासनिक भवन में झंडारोहण करने के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोलानाथ ने कहा कि हमारी टीम प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए जानी जाती है। कोविड-19 के दौर में भी हमारे कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया है। 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी ने अपना सफर शुरू किया था और आज विद्युत निर्माण के क्षेत्र में बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित है। एनटीपीसी ने कोयला, गैस, हाइड्रो, सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस अवसर पर आसित दत्ता प्रचालन, अरिंदम बनर्जी, महाप्रबंधक एसके ओझा, केशव कुमार दीपेंदु मंडल महाप्रबंधक उपस्थित थे। स्थापना दिवस के अवसर पर आप और आपके सपरिवार जनों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपको
रामपुर में हजरतपुर गांधी समाधि से बाईपास मार्ग पर कूड़ा जलाए जाने की घटना पर जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद रामपुर के विरुद्ध 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माने की धनराशि इस क्षेत्र में तैनात मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई नायक और सफाई कर्मियों से वसूली जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कूड़ा कलेक्शन करके कलेक्शन सेंटर से सीधे डंपिंग ग्राउंड पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे। सड़क किनारे पड़ा कूड़ा नियमित रूप से डंपिंग ग्राउंड तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने निर्देशित किया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिशासी अधिकारी अभियान चलाकर कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी निकाय क्षेत्र में कूड़ा जलाने की घटना सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भमनपुरी और हजरतपुर में कूड़े के जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे आग लगाई जा रही है। नगर पालिका को चेतावनी भी दी गई और इसके लिए कार्रवाई करने को भी कहा गया, लेकिन बाद में अचानक इंस्पेक्शन में पाया गया कि नगर पालिका के कर्मी ही उसमें कूड़े में आग लगा रहे थे। इसलिए एक जगह के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर एसडीएम सदर के द्वारा 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया और फिर 2 जगह की और सूचना आने पर मेरे द्वारा 50,000 रुपये जुर्माना लगाने के साथ साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। एकदम स्पष्ट है कि कूड़े जलाना किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कहीं भी कोई जलावे, और इसकी व्यवस्था प्रॉपर की जाएगी। दूसरी बात यह है कि कहीं पे भी पराली जलाने पर उसी तरीके से अंकुश कायम रहेगा और कार्रवाई कड़ी की जाएगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Singing